हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता. सो आई वेलकम यू ऑल टू द डिस्कशन ऑफ असाइनमेंट फॉर प्रैक्टिस ऑन विच टॉपिक. चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आज का टॉपिक क्या होने वाला है. तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इसका हम फर्स्ट लेक्चर यानी पार्ट फर्स्ट आज आपके लिए डिस्कस करेंगे. ये असाइनमेंट मैंने क्लास 12th के बच्चों के लिए बनाया है. इस असाइनमेंट को मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया था. अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो किस बात का वेट कर रहे हो. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे. ठीक है बच्चों, इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना. अब चलते हैं फाइनली और अपने असाइनमेंट का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं. तो ये रहा बच्चों असाइनमेंट फॉर प्रैक्टिस ऑन द टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन. यहाँ पर क्या बोला हुआ है, एन एंगल थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट. इंटरवल देख लो, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है. विच इंक्रीजेज ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स साइन. तो यहाँ पर एंगल थीटा की वैल्यू आपको बतानी है. यानी बेसिकली आपको इन्होंने क्या डाटा दिया हुआ है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थीटा. रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थीटा इज 2 टाइम्स रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ साइन ऑफ दिस एंगल थीटा. समझे. तो ये आपको इन्होंने दे रखा है. अब यहाँ से आपको बेसिकली एंगल थीटा निकालना है. तो हम कैसे करेंगे यहाँ पर बच्चों, देखो ये तो एज इट इज रह जाएगा, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते. यहाँ पर देखो क्या होगा, RHS में साइन थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर ये आएगा कॉस थीटा और एंगल थीटा का t के रेस्पेक्ट में करोगे सो डी थीटा बाई डी टी. समझे. यहाँ पर डी थीटा बाई डी टी और ये डी थीटा बाई डी टी दोनों कैंसिल होकर आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स 1/2. समझे. अब कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, यहाँ पर आपको एंगल थीटा मिल जाएगा π/3, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरवल दे रखा था ना वो था 0 से π/2. एक बार चेक करो, यहाँ पर आपको इंटरवल दे रखा है. समझे. सो थीटा इक्वल्स π/3 का मतलब ये हुआ. ऑप्शन बी को आप चेक करिए, क्वेश्चन 1 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया बच्चों. ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. अब क्वेश्चन 2 में हमें क्या बोला हुआ है बच्चों, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड. इसका मतलब ये हुआ कि हमें गिवन है dv/dt. तो ये क्या दे रखा है बच्चों, 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड. When the edge length of the cube is 12 centimeter, then its surface area is increasing at the rate of. तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं एज लेंथ को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a क्यूब. यहाँ से अगर मैं डेरिवेटिव करूँ तो ये बनेगा dv/dt, ये होगा 3a² dA/dt. समझे. हमने यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है बच्चों. अब देखो dv/dt की वैल्यू तो ये दे रखी है हमको क्वेश्चन में, तो इसको मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा तो हमें मिलेगा dA/dt. नाउ दैट विल बी इक्वल टू 8/3a². समझे. इसको ध्यान रखना, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी. अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया पूछा हुआ है तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सरफेस एरिया को अगर मैं s से रिप्रेजेंट करूं तो ये बनेगा 6a². समझे. अब यहाँ पर भी डेरिवेटिव कर दो तो ये बनेगा ds/dt. 6 बाहर, a² का मतलब ये हो गया 2a इंटू dA/dt. तो ये तो बन जाएगा 12a और dA/dt की वैल्यू हमने अभी निकाली थी फर्स्ट इक्वेशन में. चेक करो. समझे. फर्स्ट इक्वेशन में चेक कर लो, हमने dA/dt की वैल्यू अभी निकाली है. अब यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे. सो 3 4 12, 8 इंटू 4 यानी 32. ऊपर एक a है और नीचे a² है, मतलब डिनोमिनेटर में सिर्फ a बचेगा. हमको रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया कब निकालना है, जब एज लेंथ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर हो. तो मैं यहाँ पर लिखूंगा व्हेन a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सो एट दैट टाइम ds/dt क्या आएगा बच्चों. तो यहाँ पर a की वैल्यू मैं पुट करने वाला हूँ 32/12. तो ये क्या बनेगा बच्चों, अगर सिंप्लीफाई करोगे
4 8 जा और 4 3 जा, और क्योंकि ये सरफेस एरिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ पर एक बार ऑप्शन चेक करो, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है बच्चों? द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन, ये आपका एक फंक्शन है, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन विच इंटरवल, हमको ये पता करना है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन तो कर ही लो। यहाँ पर जैसे ही डेरिवेटिव करोगे, एक्स स्क्वायर बाहर, ई की पावर माइनस एक्स, फिर पावर का करेंगे तो -1 आएगा। यहाँ पर ई की पावर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर का करोगे तो यहाँ पर 2x आएगा। 2 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, अब पूरे में से क्या कॉमन है बच्चों? x इंटू ई की पावर माइनस एक्स कॉमन लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा? देखो ध्यान से, यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा, ये बाद वाला टर्म पहले लिख रहा हूँ। यहाँ पर ई की पावर माइनस एक्स तो बाहर गया, एक x भी बाहर गया, यानी x यहाँ पर बचेगा, -1 यहाँ पर बचेगा। कहने का मतलब देखो आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करिए, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख दो, तो यहाँ से x इंटू ई की पावर माइनस एक्स और ये 2 - x, ये पूरा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स x की वैल्यू 0 या फिर 2 - x 0 आएगा, मतलब x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं अपना नंबर लाइन प्लॉट करने वाला हूँ, -∞ से इन्फिनिटी, यहाँ पर कहीं 0 और यहाँ पर कहीं 2 को दिखा दो। ठीक है ना, आपका नंबर लाइन 3 डिफरेंट इंटरवल्स में डिवाइड हो चुका है। इन सभी इंटरवल्स में से मैं x की कोई भी रैंडम वैल्यू ले लूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर -1 ले लेता हूँ, यहाँ पर 1 ले लेता हूँ, और यहाँ पर आप 2.1 ले लो, 3.1 ले लो, कुछ भी ले लो, डेसिमल का नंबर ले लो या फिर इंटीग्रल वैल्यू ले लो। मैंने फिलहाल x = 3 ले लिया। अब मैं इन वैल्यूज़ को चेक करूँगा अपने डेरिवेटिव में डालकर कि डेरिवेटिव का साइन कैसा आएगा। ठीक है ना, चलिए x की जगह -1 यहाँ पर डालेंगे, ये तो -1 हो जाएगा। e की पावर +1, यानी e तो पॉजिटिव ही रहेगा बेसिकली, और यहाँ पर -1 डालोगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा बच्चों? ये प्लस का 3 बन जाएगा। कहने का मतलब ये पॉजिटिव, ये e वाला तो पॉजिटिव रहेगा ही, और यहाँ पर ये नेगेटिव। सो दैट मीन्स नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, यानी ओवरऑल डेरिवेटिव का साइन इस इंटरवल में नेगेटिव रहेगा। ठीक है बच्चों, अब जरा x की जगह 1 डाल के देखो, ये तो 1 यानी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 2 - 1 यानी ये भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल में डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव रहेगा बच्चों। अब इसके बाद मैं x की जगह 3 पुट करने वाला हूँ डेरिवेटिव में, यानी ये पॉजिटिव, 2 - 3 यानी नेगेटिव। तो कहने का मतलब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, यानी ओवरऑल डेरिवेटिव का साइन यहाँ पर नेगेटिव आएगा। कहने का मतलब आप नोट कर पा रहे होंगे कि f' इज ग्रेटर देन 0 इन द इंटरवल क्या है? 0,2। तो इस इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो इसलिए इसी इंटरवल में फंक्शन f क्या होगा आपका? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर शो करेगा। सो फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल x बिलोंगिंग टू 0,2। अब 0,2 ये कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन डी को चेक करो, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन 4 में हमें क्या बोला हुआ है बच्चों? यहाँ पर क्या बोला हुआ है बच्चों? द रेडियस r ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज डिक्रीजिंग एट दिस रेट एंड इट्स हाइट इज इंक्रीजिंग एट दिस रेट। यानी अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस का रेट ऑफ चेंज यानी dr/dt क्या दे रखा है? यहाँ पर डिक्रीजिंग वर्ड पे फोकस करना, तो आप लिखोगे 2 सेंटीमीटर पर मिनट, लेकिन डिक्रीजिंग वर्ड जिसके ऊपर मैंने फोकस करने के लिए बोला, इसकी वजह से ये नेगेटिव आएगा। फिर आपको रेट ऑफ इंक्रीज दे रखा है हाइट का, एक बार चेक करिए, यहाँ पर है ना, तो ये आएगा पॉजिटिव क्योंकि रेट ऑफ इंक्रीज है। ठीक है, सो 3 सेंटीमीटर पर मिनट। यहाँ पर पाई की वैल्यू ये आपको यूज करनी है, फिर रेडियस ये लेना है, हाइट ये लेना है, फिर आपको बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, अब कोन का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? सो इट इज π/3 r² इंटू h, ये होता है ना कोन का वॉल्यूम। तो चलिए यहाँ पर डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं, dv/dt। तो देखना ध्यान से कैसे होगा, π/3 को तो बाहर रखो, r² बाहर, h का डेरिवेटिव करोगे सो dh/dt, फिर h बाहर
आर स्क्वायर का करोगे सो 2r इंटू डी आर बाई डी टी। देखो इस तरीके से आपका dv अपॉन dt का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू भी मुझे पुट करनी है, रेडियस की वैल्यू भी पुट करनी है, हाइट की वैल्यू भी पुट करनी है और फिर रेडियस और हाइट के रेट ऑफ चेंज की वैल्यू भी पुट करनी है। अब यहाँ से हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको dv अपॉन dt क्या मिलेगा देखते हैं जरा। पाई अपॉन 3, पाई की वैल्यू तो हमको यूज करनी है 22 अपॉन 7 और यहाँ पर अपॉन में 3 पहले से ही है। एक काम और करो, इस पूरे ब्रैकेट में से ना r कॉमन दिख रहा होगा, r कॉमन लो और उसकी वैल्यू यानी 3.5 पुट भी कर दो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से बेसिकली आपने r कॉमन लिया है तो एक r बचेगा और ये dh बाई dt भी बचेगा। तो r की वैल्यू ये रही, dh बाई dt की वैल्यू यहाँ पर है यानी 3 सेंटीमीटर पर मिनट, प्लस यहाँ पर ये h है, h की वैल्यू हमें 6 सेंटीमीटर लेनी है। यहाँ से r आपने कॉमन लिया है, ये 2 तो बचेगा और dr बाई dt की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर गिवन है बच्चों, आप देख रहे होंगे ये है -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। 7 से 3.5 कैंसिल होगा तो ये 0.5 बनेगा, 0.5 इंटू 22 यानी ये हो जाएगा 11 और नीचे 3 पहले से ही है। यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो ये आपका 5 कैरी 1 और यहाँ पर ये 10 हो जाएगा यानी 10.5। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे 6 to the 12 इंटू -2 यानी ये बनेगा -24। ठीक है बच्चों, अब ये है 11/3 और यहाँ ब्रैकेट में से आपको मिलेगा -13.5। यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल बी गेटिंग -49.5। अब जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं dv अपॉन dt निकाल रहा हूं, इसलिए इसका यूनिट क्या बनेगा, सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, सो देयरफॉर ये तो रेट ऑफ डिक्रीज आया, लेकिन हमको रेट ऑफ चेंज निकालना है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ के देखो, रेट ऑफ चेंज इन द वॉल्यूम, तो ये बनेगा आपका 49.5 ये सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, ये तो यूनिट इसका हो ही जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक बार चेक करो कौन से वाला ऑप्शन सही हो गया। यहाँ पर ऑप्शन डी को आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें क्या बोला हुआ है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ दिस कर्व। तो सबसे पहले इसका स्लोप निकालो। किसी भी फंक्शन का स्लोप निकालने के लिए मुझे dy अपॉन dx निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम dy अपॉन dx निकालेंगे ये आपका स्लोप आ जाएगा, जिसको m से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डेरिवेटिव क्या आने वाला है बच्चों, -3x² प्लस यहाँ से 2x आएगा, 3 पहले से ही है यानी ये 6x हो जाएगा, प्लस 12x का 12 और -5 का 0, यानी ये तो आपका स्लोप आ गया। अब इसका आपको मैक्सिमम वैल्यू बताना है। देखो बिना डेरिवेटिव की हेल्प से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा देखना ध्यान से, पूरे में से -3 कॉमन ले लो तो अंदर क्या दिखेगा, आपको दिखेगा x² -2x और यहाँ पर हो जाएगा -4। एक बार चेक करो मेरी बात समझ आई या नहीं। ठीक है ना, अब यहाँ पर बेसिकली मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या करने वाला हूँ, इस वाले टर्म पे फोकस करना। मैं इसको लिखूंगा x-1 का होल स्क्वायर, समझे, और यहाँ पर मैं कर दूंगा -5। अगर तुम करली ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों को पूरा सिंप्लीफाई करो तो आपको देखो क्या मिलने वाला है, क्या पिछले स्टेप के अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट है वही आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो बस आपने सही किया है, मैंने बेसिकली यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाया है, डायरेक्टली कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ से ये एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा, यहाँ से ये एक्सप्रेशन दिखेगा -3 इंटू x-1 होल स्क्वायर और ये प्लस का 15 हो जाएगा। बात समझ आई सभी को, चेक करके देखो, क्लियर है। अब ये तो आपके स्लोप की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम लोग स्लोप का मैक्स वैल्यू कैसे पता करेंगे, चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी रियल नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है, अदरवाइज तो वो पॉजिटिव होगा ही, समझे। यानी ये कंडीशन होती है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, समझे। अब यहाँ पर मैं पूरे में -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इस वजह से क्या होगा, हमारा इनइक्वालिटी एक बार चेक करो चेंज हो जाएगा, समझे। अब इस पूरे में हम 15 ऐड कर देंगे, सो इट विल बी -3 x-1 होल स्क्वायर प्लस 15। तो यहाँ पर देखो ऐसा मिलेगा, यानी इस तरफ LHS में ये स्लोप है विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 15,
यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बच्चों, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा 15। तो बस यही तो आपके स्लोप का मैक्स वैल्यू है। अब यहाँ पर ये चीज़ मुझे ऑप्शन ए में लिखी हुई दिख रही है, यानी 5 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। समझे? चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ दिस, यानी आपको दे रखा है dr/dt की वैल्यू, और ये क्या है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यूनिट का ध्यान रखना, ठीक है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कल इज दिस मच, यानी जब रेडियस की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया किस रेट पर इंक्रीज हो रहा है आपको ये बताना है। क्योंकि सर्कल की बात हो रही है तो एरिया का मतलब हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर डेरिवेटिव करो dA/dt, ये बनेगा 2 पाई आर इंटू dr/dt। समझे? dr/dt की वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रही है, तो बस पुट कर दो 2 पाई आर इंटू 3। आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया कब निकालना है, जब रेडियस 2 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर मैं पुट करूँगा r इक्वल्स 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर dA/dt की वैल्यू क्या बनेगी, सो ये बनेगा 6 पाई, यहाँ देखो 3 इंटू 2 तो 6, और ये रहा पाई, और r की वैल्यू जैसे ही मैं पुट करूँगा 2 तो ये बन जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आपको ब्लैंक में फिल करना पड़ेगा 12 पाई, यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है। समझे? तो 12 पाई यहाँ पर फिल कर दो, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो क्वेश्चन नंबर 6 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों, एक बार पढ़ के देखो। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट दिस रेट, यानी आपको dr/dt की वैल्यू गिवन है which is 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस का मतलब ये हुआ 2 पाई आर, तो यहाँ से बेसिकली अगर मैं डेरिवेटिव करूँ सो dc/dt क्या आएगा बच्चों, ये बनेगा 2 पाई इंटू dr/dt। समझे? dr/dt की वैल्यू आपके पास पहले से ही है, चलो पुट करो 0.5, यानी ये आ जाएगा 1 इंटू पाई, यानी आप इसे सिर्फ पाई लिख सकते हैं, पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इस पूरे को आपको इस ब्लैंक में फिल करना होगा, यानी पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है बच्चों, चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 में हमें क्या बोला हुआ है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ये जो फंक्शन है आपको इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, और यहाँ पर a, b और x के ऊपर कुछ कंडीशंस गिवन है। अब बच्चों वैसे तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में गिवन है, इसी चैप्टर में यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। एंड ऑफ कोर्स आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट से हमें करना चाहिए। आप बिल्कुल मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट से कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो मैं कैसे करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन वाले कंसेप्ट की हेल्प से सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो चलिए काम शुरू करते हैं। देखो कंसेप्ट क्या होता है, अगर मुझे अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है कोई से भी 2 नंबर का, जैसे p और q का, तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या आता है बच्चों, अर्थमेटिक मीन आता है p + q/2, और इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या आता है बच्चों, सो ज्योमेट्रिक मीन आता है pq पूरे का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। समझे? तो बस इसी कंडीशन की हेल्प से यहाँ पर मैं अपना काम कर लूँगा। मैं क्या एज्यूम करने वाला हूँ, यहाँ पर p की जगह पे मैं ले लूँगा ax और q की जगह पे मैं ले लूँगा b/x। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कि अर्थमेटिक मीन ऑफ p एंड q, यानी इसको मैं लिखूँगा ax + b/x और पूरे के नीचे 2। समझे? p + q/2, और ये ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा √p इंटू q। तो ये रहा p और ये रहा q। समझे बच्चों, बात क्लियर हुई? तो यहाँ पर न्यूमरेटर में तो आपका क्या है, ax + b/x, ये पूरे के नीचे 2 तो है ही, और यहाँ पर ये चीज़ें कैंसिल हो गए, √ में आपको सिर्फ ये दे के जाएंगी। अब यहाँ LHS में न्यूमरेटर में आपका फंक्शन है, डिनोमिनेटर में 2 है, दोनों ही तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो आपको ऐसा मिलेगा, यानी फंक्शन या तो इसके इक्वल होगा या फिर इससे बड़ा होगा। तो बस इस फंक्शन का लीस्ट वैल्यू आपके सामने आ चुका है,
सो लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स विल बी 2 टाइम्स अंडर रूट ए बी। समझे? बिना डेरिवेटिव की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये सीबीएसई एग्जाम में आ चुका है, 1 मार्कर क्वेश्चन था, तो देखो मैंने कैसे सॉल्व किया है। समझे? बिना डेरिवेटिव की हेल्प से ही सॉल्व कर दिया। डेरिवेटिव की हेल्प से सॉल्व करोगे तो कैसे होगा, ये करके मुझे आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में अपना सॉल्यूशन भेजना। ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलें आगे। अब चलते हैं आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। यहाँ पर क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इज। अब देखो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन यहाँ पर आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस ये फाइंड करना है। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, dA अपॉन dr ये करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 2 पाई r। समझे? पाई बाहर, r स्क्वायर का 2r, और क्योंकि r के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो बस ये ऐसा ही रहेगा। अब इसमें आपको r की जगह 3 सेंटीमीटर डालना पड़ेगा, क्योंकि करना क्या है आपको फिर से पढ़ के देखो। रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन द रेडियस r इज 3 सेंटीमीटर। समझे? सो r की जगह 3 यहाँ पर पुट कर देंगे। सो dA अपॉन dr क्या बनने वाला है, 2 पाई, r की जगह 3, यानी ये बनेगा 6 पाई। अब क्योंकि यहाँ पर ये एरिया की बात हो रही है, सो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर विद रेस्पेक्ट टू रेडियस हो रहा था ना, तो बस इसे आपको फिल करना पड़ेगा ब्लैंक स्पेस में, यानी यहाँ पर इस पूरे को आप लिख दो, इस पूरे को यहाँ पर लिख दो। ठीक है, क्वेश्चन 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन 10 में क्या है बच्चों, यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की, तो कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव करो। तो जैसे ही डेरिवेटिव करोगे यहाँ पर ये आ जाएगा 2 sin x का हो जाएगा 2 cos x। यहाँ पर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख कर हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, यानी 2 cos x इक्वल्स 0 अगर है तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू या तो π/2 होगी या 3π/2 होगी, क्योंकि यहाँ पर इंटरवल क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, यहाँ पर ये आपका इंटरवल है बच्चों। समझे? तो ये दो वैल्यू मिल जाएंगे इस इंटरवल में से। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपने फंक्शन में x की जगह 0 पुट करेंगे, यानी गिवन इंटरवल का लोअर लिमिट, और यहाँ से जो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं यानी π/2 और 3π/2, और इंटरवल का अपर लिमिट में पुट करेंगे, लेकिन वो तो पहले ही यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो चलते हैं जरा अपने फंक्शन में इन सभी वैल्यूज को पुट करते हैं। यानी fx में x की जगह 0 पुट करोगे, ये मिलेगा 2 इंटू साइन 0, यानी ये तो 0 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको π/2 पुट करना है, 2 इंटू साइन π/2, साइन π/2 1 होता है, यानी ये फाइनली 2 मिल जाएगा। फिर यहाँ पर 3π/2 पुट करेंगे, तो ये बनेगा 2 इंटू साइन 3π/2, तो साइन 3π/2 का मतलब ये हुआ -1, यानी -1 इंटू 2, यानी ये फाइनली -2 हो जाएगा। अब क्योंकि आपको एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो बस आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू क्या मिली है वो देख लो बस, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx विल बी -2। तो इस -2 को आपको इस ब्लैंक स्पेस में फिल करना होगा, यानी यहाँ पर -2 लिखो। ये आपका आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें क्या करना है, यहाँ पर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस वाले फंक्शन की। तो ये जो फंक्शन है यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन भी आपको दिख रहा होगा। तो मॉडुलस फंक्शन बेसिकली देखो इस कंडीशन को फॉलो करता है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। समझे? अब यहाँ से आपको -1 भी करना पड़ेगा, अपने फंक्शन में चेक करो यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे ही पूरे में से -1 करोगे तो यहाँ पर देखो आपको ऐसा मिलेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में आपका फंक्शन आ चुका है विच विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो बस यहाँ से इसका सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा बच्चों, सबसे मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन fx विल बी -1। इस -1 को यहाँ ब्लैंक स्पेस में डालो, ये आपका आंसर हो चुका है क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, इसमें क्या है,
फॉर द कर्व y इक्वल टू 5x माइनस 2x क्यूब इफ x इंक्रीजेज एट दिस रेट, यानी आपको dx अपॉन dt की वैल्यू दे रखी है, ये रहा dx अपॉन dt। फिर आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एट x इक्वल टू 3 द स्लोप ऑफ दिस कर्व इज चेंजिंग एट। तो मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप निकालना है। तो स्लोप के लिए मुझे सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में। तो m इक्वल्स डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी ये बनेगा 5 माइनस 6x स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप निकालना है। तो यहाँ पर dm अपॉन dt मैं फाइंड करूंगा। सो दैट विल बी, ये 5 का 0 माइनस 6 इंटू 2x, और यहाँ पर x का भी डेरिवेटिव होगा यानी dx बाई dt। तो ये बनेगा माइनस 12x और dx बाई dt, यानी यहाँ पर चेक करो क्या दे रखा है आपको, 2 यूनिट्स पर सेकेंड, यानी ये बनेगा माइनस 24x। अब क्योंकि आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कब निकालना है, जब x इक्वल टू 3 हो, तो यहाँ पर x की जगह 3 पुट कर देंगे। सो dm अपॉन dt की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ये बनेगा माइनस 24 इंटू 3 यानी माइनस 72। और यहाँ पर इसका यूनिट क्या बनेगा बच्चों, इसका यूनिट बनेगा यूनिट्स स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का भी सॉल्यूशन हो चुका है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, इसमें क्या है बच्चों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, यानी हमें ऐसा इंटरवल निकालना है जिसमें ये फंक्शन डिक्रीजिंग नेचर शो करेगा। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं जरा। f डैश x की वैल्यू आएगी 2 का 0 हो जाएगा, 3x का 3, और ये बनेगा माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पर इसके फैक्टर भी बना लेंगे हम लोग। सबसे पहले 3 कॉमन लो, ये देखो आपको ऐसा मिलेगा, यानी ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखो, यानी 3 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ये पूरा 0 के इक्वल हम रख देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से हमें x मिलेगा या तो 1 या फिर -1। तो नंबर लाइन के ऊपर इन सभी को हम जरा प्लॉट करते हैं, यानी यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ -1 और यहाँ कहीं 1। तो यहाँ से कोई नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल 0, यहाँ से कोई नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल 2, और यहाँ से कोई नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल -2। जरा -2 को अपने डेरिवेटिव में डाल के हम देखते हैं कि डेरिवेटिव का साइन कैसा आएगा। ये तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव रहेगा, और ये नेगेटिव, यानी यहाँ पर डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आएगा। x इक्वल टू 0 को यहाँ पर डाल के देखोगे, सो डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आएगा। x इक्वल्स 2 को डालोगे यहाँ पर, तो ये तो पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव पहले से ही है, यानी यहाँ पर आपको नेगेटिव मिलेगा डेरिवेटिव का साइन। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे कि f डैश x इज लेस देन और इक्वल टू 0 इन विच इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो बस इसी इंटरवल में आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन आपका डिक्रीजिंग नेचर शो करेगा। फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन दिस सेम इंटरवल, यानी माइनस इन्फिनिटी से -1 और यहाँ पर यूनियन ये 1 से इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों ये फाइनली आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, इसमें क्या है बच्चों। तो यहाँ पर बेसिकली हमें इंटरवल निकालना है इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव तो कर ही दो। तो यहाँ पर डेरिवेटिव करोगे f डैश x की वैल्यू आएगी सीकेंट स्क्वायर x माइनस 4। ठीक है, अब मन करे तो इसके फैक्टर बना लो, सीकेंट x -2 और यहाँ पर आएगा सीकेंट x प्लस में 2। अब यहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, यानी डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे। तो सीकेंट स्क्वायर x -4 इसे 0 के इक्वल रखोगे, तो यहाँ से बेसिकली सीकेंट x की वैल्यू आपको मिलेगी +-2। लेकिन इंटरवल का ध्यान रखना बच्चों, इस इंटरवल में सीकेंट x की वैल्यू सिर्फ +2 हो सकती है। दैट मीन्स सीकेंट x कैन बी ओनली 2। सो देयरफॉर x की वैल्यू आएगी, क्या आएगी बच्चों, π/3। समझे, जो कि आपके इंटरवल 0, π/2 से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर आप नंबर लाइन अगर बनाओगे, सो नंबर लाइन में यहाँ 0, यहाँ π/2 और यहाँ पर कहीं π/3 आपको लेना पड़ेगा। इस इंटरवल से कोई भी आप वैल्यू ले लो,
फॉर एग्जाम्पल एक्स की जगह मैंने ले लिया पाई अपॉन 4। अब पाई अपॉन 4 को यहाँ पर डाल के आप चेक करो तो यहाँ पर ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर पाई अपॉन 4 माइनस 4 यानी अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 4। कहने का मतलब 2 माइनस 4 यानी नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव विल बी ऑब्टेन्ड इन दिस इंटरवल। ठीक है, अब यहां से अगर आप कोई एंगल पुट करके देखेंगे, फॉर एग्जांपल 75 डिग्री ले लो यानी 5 पाई अपॉन 12 लेके देख लो और कैलकुलेशन करना, यहां पर डेरिवेटिव का साइन पक्का आपको पॉजिटिव मिलेगा। समझे? अब यहां से हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि डेरिवेटिव विल बी लेस देन 0 इन द इंटरवल 0 से π/3। तो बस इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इसी इंटरवल में होने वाला है। मोर ओवर हमारी फंक्शन का डेरिवेटिव विल बी ग्रेटर देन 0 इन द इंटरवल π/3 से π/2। सो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल π/3 से π/2। समझे? स्टेटमेंट अपने आप लिख लेना, बस लास्ट की एक लाइन मैंने नहीं लिखी कि फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल एंड फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। इंटरवल लोकेट तो मैंने कर ही दिया है। ठीक है बच्चों, चलें आगे चलते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने बच्चों। यहां पर आपको इंटरवल निकालना है जिसमें ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करो, 7 का 0 ये बनेगा -4x यानी -4 × 1 और ये -2x। समझे? तो यहाँ पर बेसिकली मैं क्या करूँगा, इसका डेरिवेटिव मैं 0 के इक्वल रखने वाला हूँ यानी -4 - 2x = 0। यहाँ से आपको बेसिकली x की वैल्यू मिलेगी -2। एक बार चेक करके देखो मेरी बात समझ आई या नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आपका नंबर लाइन देखो ऐसे बनेगा, ये -∞, यहाँ +∞ और ये -2। अब इस इंटरवल से आप x की कोई भी रैंडम वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैंने 0 पुट करके यहाँ डेरिवेटिव का साइन चेक करना होगा। यहाँ पर 0 पुट करोगे डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आएगा। यहाँ से अगर कोई भी रैंडम वैल्यू पुट करोगे, फॉर एग्जांपल -3, आप यहाँ -3 पुट करके देखो डेरिवेटिव का साइन पक्का पॉजिटिव आने वाला है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि f' इज ग्रेटर देन 0 इन द इंटरवल -∞ से -2। इसलिए आपका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इन द सेम इंटरवल यानी x बिलोंगिंग टू -∞ से -2। तो बस ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों। यहाँ पर हमें इंटरवल पता करना है जिसमें ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव तो निकाल ही लो। तो यहाँ पर f' की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, इट विल बी cos x - sin x। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल रखेंगे यानी cos x - sin x को 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 10x = 1 यानी x की वैल्यू आएगी π/4 एंड 5 π/4 एज पर द गिवन इंटरवल जो कि क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से बेसिकली आपका अगर मैं नंबर लाइन बनाऊंगा तो नंबर लाइन यहाँ पर 0 से लेकर 2π तक चलेगा, बीच में आपका π/4 आएगा और यहाँ पर आपका 5 π/4 आएगा। ठीक है, अब इस इंटरवल से कोई एंगल ले लेता हूं मैं, फॉर एग्जांपल x की जगह π/6 ले लेते हैं, cos π/6 - sin π/6। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आने वाला है, कैलकुलेशन करके देख लो। यहाँ से अगर आप सपोज पाई ले लो तो cos पाई यानी -1, sin पाई यानी 0 यानी डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आएगा। यहाँ से अगर आप 3π/2 ले लोगे x की जगह पर तो यहाँ पर cos 3π/2 यानी 0 और ये sin 3π/2 यानी -1 पहले से ही नेगेटिव है। कहने का मतलब डेरिवेटिव का साइन यहाँ पर पक्का पॉजिटिव आएगा। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है बच्चों, अब यहाँ से जैसा कि आप नोट कर पा रहे होंगे डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज लेस देन 0 इन इंटरवल π/4 से 5 π/4। तो बस आपका फंक्शन इसी इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल दैट इज π/4 से 5 π/4। ठीक है, अब इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज पॉजिटिव इन विच इंटरवल। तो इंटरवल है 0 से π/4
यूनियन 5 पाई/4 से 2 पाई। तो क्योंकि डेरिवेटिव यहाँ पर पॉजिटिव है इसलिए फंक्शन यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर शो करेगा। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से पाई/4 यूनियन 5 पाई/4 से 2 पाई। तो क्वेश्चन नंबर 16 का फाइनल सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है बच्चों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन 17 में हमें क्या बोला हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली आपके लिए मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन आ गया है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर का ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन। तो इसका मतलब कोन के अंदर आपको सिलेंडर कंस्ट्रक्ट करना है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, चलो मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर आपके लिए। ये देखो, ये आपका कोन बन जाएगा बच्चों, और कोन के अंदर आपको सिलेंडर बनाना है। ध्यान रखना, इस तरीके से आपका ये कोन बनेगा। ठीक है, यहाँ पर बेस रेडियस को हम एज्यूम करेंगे, डोंट वरी। राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है। तो ये आपका कोन आ गया है बच्चों। यहाँ पर ये हाइट होगा और ये रेडियस होगा। अब इसके अंदर हमें एक सिलेंडर इंस्क्राइब करना है। तो अगर मैं सिलेंडर आपका बनाऊं, देखो इस तरीके से आपका सिलेंडर बन जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ऐसे आपका एक सिलेंडर इसके अंदर आपको इंस्क्राइब करना है। ठीक है बच्चों, ये आपका सिलेंडर बन गया। तो यहाँ पर बेसिकली कोई भी सिंबल मुझे गिवन नहीं है। मैं कोन के बेस रेडियस को कैपिटल आर और सिलेंडर के बेस रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करूँगा। ध्यान से देखिए, अगर इसे मैं ए बोलूँ और इसे बी बोलूँ और इसे सी बोलूँ, तो यहाँ पर ए सी का मतलब कैपिटल आर, ए बी का मतलब स्मॉल आर हो गया। बात समझ आई सभी को? ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसको डी ले लो, यानी ए डी का मतलब मैं यहाँ पर कैपिटल एच लेने वाला हूँ, यानी हाइट ऑफ द कोन। और यहाँ पर अगर इसे मैं ई से रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ पर ये मैं स्मॉल एच लूँगा, यानी हाइट ऑफ द सिलेंडर। बात समझ आई? तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, इनकी हेल्प से आपको अब क्या करना है, ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया फॉर द सिलेंडर ये प्रूव करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले अगर आप नोट करें तो ट्राइंगल DAC, ये जो बड़े वाला ट्राइंगल है, इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। F कहाँ पर है, यहाँ पर F लिख लो। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हाइट क्या हो जाएगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ध्यान से देखो, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से मैं कुछ रिलेशंस निकाल लूँगा। तो सिमिलर ट्राइंगल में बेसिकली क्या होने वाला है, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ DA/DE, ठीक है, ये देखो DA/DE, तो यहाँ पर AC/EF इस तरीके से आएगा, AC/EF। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अगर मैं DA की बात करूँ तो DA का मतलब कैपिटल H, DE का मतलब हो गया कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये मैंने अभी लिखा था। और AC का मतलब कैपिटल R, EF का मतलब स्मॉल r, रेडियस ऑफ द सिलेंडर यानी स्मॉल r, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन यानी कैपिटल R। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल करता हूँ जरा, है ना। तो यहाँ से कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन दिस, नाउ दैट इज इक्वल टू, एक बार चेक करो, ऐसा हो जाएगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा भाई, सबसे पहले एलसीएम ब्रेक करो। सो H अपॉन H यानी ऐसा आएगा, माइनस R अपॉन R इज इक्वल टू H अपॉन कैपिटल H। समझे, साइड्स भी चेंज कर दी हैं मैंने। यहाँ से इस H की वैल्यू निकाल लो। सो इट विल बी कैपिटल H इंटू 1 माइनस R अपॉन R। एक बार चेक करो मेरी बात समझ आई या नहीं। इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलो। अब मैं लिखूँगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो लेट मी राइट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया को अगर मैं C से रिप्रेजेंट करूं सो इट इज़ 2 पाई R इंटू H। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से आप यहाँ पर एक काम करो, स्मॉल h की वैल्यू पुट कर दो। तो ये बनेगा 2 पाई, है ना। अब यहाँ पर ये R पहले से ही है, ये कैपिटल H इंटू 1 माइनस R अपॉन R। देखो ऐसा मिलेगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपको C मिलेगा 2 पाई कैपिटल H
स्मॉल आर को अंदर भेजो, यानी ये हो जाएगा आपका आर माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। एक बार चेक करिए मेरी बातें समझ आई या नहीं। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ से मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव हम बेसिकली स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में करेंगे, यानी डी सी अपॉन आर। देखो ऐसा हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 पाई एच, ये तो बाहर, यहाँ पर ये 1, ये होगा 2r अपॉन आर। अब यहाँ से एक बार और डेरिवेटिव कर लो, है ना, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो यहाँ पर ये 2 पाई एच तो बाहर, 1 का 0, यहाँ से आपको मिलेगा -2 अपॉन कैपिटल आर। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। तो ये होगा 2 पाई एच 1 माइनस 2r अपॉन कैपिटल आर, ये पूरा 0। देखो ये सारा तो 0 के नीचे चला जाएगा, इसमें तो कोई टेंशन है नहीं। तो यहाँ से 1 माइनस 2r अपॉन कैपिटल आर, नाउ दैट विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन 2। चेक करके देखो, आप इसको सबसे पहले ऐसे लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, स्मॉल r की वैल्यू वही आएगी जो मैंने लिखी है। ठीक है बच्चों। अब इस वैल्यू को मैं डबल डेरिवेटिव में पुट करके डबल डेरिवेटिव का साइन वेरीफाई करूँगा। तो वैसे तो इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि डबल डेरिवेटिव का साइन ऑलरेडी वेरीफाइड है, और वैसे भी उसमें स्मॉल r को पुट करने के लिए वहाँ स्मॉल r प्रेजेंट है भी नहीं, है ना। ये क्या बनेगा आपका, ये होगा -4 पाई h अपॉन कैपिटल R। तो ये आपका नेगेटिव हो ही गया। तो अगर ये नेगेटिव हो गया तो आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि C इज़ ग्रेटेस्ट, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया आपका ग्रेटेस्ट होने वाला है एट रेडियस इक्वल टू कैपिटल R अपॉन 2। तो आपको यही प्रूव करना था बेसिकली कि यहाँ पर जो कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का, अगर वो ग्रेटेस्ट हुआ तो सिलेंडर का जो रेडियस है और कोन का जो रेडियस है उसमें क्या रिलेशन होगा, तो सिलेंडर का रेडियस विल बी हाफ द रेडियस ऑफ कोन। समझे, यहाँ पढ़ो, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज़ हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन। तो ये प्रूव करना था, तो ये भी प्रूव हो गया है। और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया ग्रेटेस्ट होना चाहिए, ये भी प्रूव हो गया है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो बस बच्चों, इसी के साथ हम लोग आज का सेशन वाइंड अप करेंगे, यानी असाइनमेंट फॉर प्रैक्टिस ऑन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट 1 आज हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी पार्ट 2 का वेट करिए। ठीक है बच्चों। अब इससे पहले कि मैं आज का सेशन वाइंड अप कर दूं, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।